जब भी आप किसी कंपटीशन में जीतने के लिए उतरें तो बस एक हुड पहनते ही फौरन अगर आप एक जेडाई बन जाएं तो कैसा रहेगा। मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिससे आप इन 10 कॉमन गेम्स में अपने ओपोनेंट को धराशायी कर सकते हैं, चाहे आप उस खेल में नए ही क्यों ना हो। आपके दोस्त और रिश्तेदार यही सोचेंगे कि आप जरूर जेडाई की माइंड ट्रिक खेल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, डार्ट्स। आइए 2016 में नॉटिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा खोजे गए इस डार्ट बोर्ड के डिजाइन की बाल की खाल निकालते हैं। इसमें कुछ ब्रेक थ्रू लूप होल्स हैं। चलिए अपने रूलर्स को निकाल लीजिए। सबसे पहले आप डार्ट बोर्ड के लेआउट की कल्पना कीजिए। बोर्ड में एक सर्कल है जो कि 20 बार पार्ट्स में डिवाइडेड है। बोर्ड के अंदर आधी दूरी पर एक सर्कल है, ट्रिपल स्कोरिंग, और दूसरा बाहरी रिम पर जो डबल स्कोरिंग है। गलती होने पर दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए 20 का टारगेट मिस होने पर आपको 5 या 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन इसके आसपास एक और रास्ता निकलता है जिसमें थोड़ा मैथ भी शामिल है। ट्रिपल 20 पर 3 डार्ट्स फेंक कर आप अपनी एक्यूरेसी का पता लगाइए। नापिए कि वे आपके एक्चुअल टारगेट से कितना दूर गिरते हैं, और इस तरह आप अपना एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी एक्यूरेसी 5 मिलीमीटर के भीतर है उन्हें ट्रिपल 20 के लिए टारगेट बनाना चाहिए। जो लोग 25 मिलीमीटर के भीतर फेंक सकते हैं उन्हें ट्रिपल 19 के लिए टारगेट बनाना चाहिए। जो लगभग 60 मिलीमीटर के भीतर पहुंच सकते हैं उन्हें सेंटर के चारों ओर एक बड़े एरिया में निचली लेफ्ट साइड की ओर टारगेट करना चाहिए। एक बात और, ऑड नंबर के बजाय हमेशा 2 की पावर पर समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और आपका खेल कम शॉट्स में समाप्त हो सकता है। नंबर 9, स्क्रैबल। स्क्रैबल में जीतने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। नंबर 1, ऐसे 2-3 अक्षरों वाले शब्दों के मेल को याद कर लीजिए जिन्हें आप निसंकोच अपने खेल में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आप ट्रिपल शब्दों का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 2, याद रखें कि प्लुरलाइजेशन किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइटल को बेशकीमती नगीने की तरह रखें, क्योंकि पूरे खेल में केवल 4 ही होते हैं। इनसे कम से कम 10 पॉइंट स्कोर करने का टारगेट रखिए, तभी ये किसी के काम के साबित होंगे। नंबर 3, अपनी रैक की राइट साइड में कॉमन एंडिंग वाले 3 तरह के वर्ड्स को रखिए ताकि आप आसानी से उसको यूज कर सकें। उदाहरण के लिए ER, ING, और बिगिनिंग के लिए भी ऐसा ही कीजिए, जैसे कि लेफ्ट साइड में RE, IN और UN। नंबर 4, हुक के लिए जरा अपनी आंखें खुली रखना मेरे दोस्त, क्योंकि एक अक्षर भी एक शब्द को बदल सकता है, जैसे कि होस्ट से घोस्ट, लश से फ्लश और हैंड से हैंडी। कुछ ऐसे शब्दों को भी याद कर लें जहां Q U के बिना आता है, क्योंकि Z टाइटल के साथ आने पर हाईएस्ट स्कोर करता है, लेकिन U के केवल 4 टाइटल्स हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं: कतार, कनात, फकीर, कबाला और कबैला। नंबर 8, एक आर्गुमेंट। हम जो आर्गुमेंट्स करते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अटपटे हो सकते हैं, फिर भी ये जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए खेल की तरह रूल्स के साथ कोई भी आर्गुमेंट करना यूजफुल हो सकता है। इसमें जीतने के लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, एक्चुअली पहले सभी मेन आर्गुमेंट को लिख लीजिए, अपने फैक्ट्स को समझिए और उन्हें अपने विरोधी के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही तोड़िए, और अब दोनों को ही एक अन्य व्यक्ति के थॉट से तोड़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद तो आप डीपली प्रिपेयर्ड होंगे कि आपका अपोनेंट आर्गुमेंट के समय लॉजिकली आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। नंबर 2, यदि आप शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं तो डिफेंसिव ना बने। जैसा कि कहा जाता है कि नेवर बैक अ रैट इनटू अ कॉर्नर, तो अपने विरोधियों के पॉइंट ऑफ व्यू पर विचार करने को तैयार रहें और उन्हें अपनी तरह से अपनी बात कहने दें। नंबर 3, जिस स्पेसिफिक चीज के बारे में आप आर्ग्यू कर रहे हैं उसके बारे में पॉइंट रखें और इसे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति पर हमले के रूप में ना बदलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धारणा आपके अपने विरोधी के साथ आर्गुमेंट को पर्सनल नहीं बनाती और आप आर्गुमेंट को दूसरी तरफ नहीं ले जाते। इन नियमों का पालन करें और आपका अपोनेंट न केवल आपका सम्मान करेगा बल्कि आपसे प्रेम भी करेगा, भले ही आप उन्हें हरा दें, क्योंकि आप इसे बहुत ही ग्रेसफुली करते हैं। नंबर 7, जेंगा। जेंगा में टावर में से ब्लॉक्स को हटाकर कम किया जाता है और फिर टावर गिराए बिना उन्हें सबसे ऊपर रखना होता है। 2011 में इसकी क्रिएटर लेस्ली स्कॉट ने इसे जीतने के सीक्रेट्स बताए। उन्हें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको टीवी पर देखे हुए किसी भी जेंडर एडवर्टाइजमेंट को भूलना पड़ेगा। सबसे पहले स्काई स्क्रपर बनाने की बात को भूल जाओ, अच्छी तरह सोचो, प्लानिंग करो और जो सबसे आसान लगता है उसी को खींचो। लोग जेंगा जीत नहीं पाते बल्कि खेल को और बिगाड़ देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप इन्फ्लुएंस्ड होकर अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं। अब किसी भी स्ट्रेटेजी को खिड़की से बाहर फेंक दो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इसके बजाय मूव बाय मूव खेलिए, क्योंकि
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टावर हर मूव के साथ अपने वेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। चूंकि हर एक ब्लॉक का साइज थोड़ा अलग होता है, इसलिए आप डिफरेंट गेम्स में किसी भी एक स्ट्रेटेजी को रिपीट नहीं कर सकते। तीसरा, टावर में उलटफेर करने से डरिए मत। याद रखें दोस्तों कि जेंगा वेट डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट करने का ही गेम है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबसे ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं तो सोचिए कि आप इसे किस तरफ रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप टावर को अगले प्लेयर के लिए और अधिक वुबली बना सकते हैं। नंबर 6, डॉज बॉल। डॉज बॉल नंबर्स का गेम है। चीजें आप पर फेंकी जा रही हैं और आप उनकी पहुंच से दूर रहकर खेल में बने रहने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जब भी आप बहुत अधिक अटैक्स को झेल रहे होते हैं तो झुककर घुटने टेक लीजिए और अपने गेंद को शील्ड की तरह सामने रखें ताकि आप इसकी ढाल में अपने शरीर के अधिक हिस्से को बचा सकें। फिर एक बार जब अटैक पास हो जाए तो फिर से खड़े हो जाएं और फाइट शुरू कर दें। नंबर 2, यदि आपका टारगेट निश्चित नहीं है तो गेंद को मत फेंकिए। सबसे पहले अपना टारगेट पक्का कर लीजिए, क्योंकि गलत तरह से फेंकने पर आपकी गेंद पकड़ी जा सकती है। हमेशा एक ही टारगेट बनाएं और लॉन्च करने से पहले अपने दिमाग में 3 तक गिनें। कभी भी अकेले मत खेलिए, अपने साथियों की मदद से एक ही टारगेट पर बमबारी कीजिए। साथ ही अपनी टीम को भी चारों तरफ फैला दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग एंगल से हमला कर पाएंगे, लेकिन समूह में रहकर आप अपने आप को बमबारी से आसानी से बचा सकते हैं। नंबर 4, उस हिस्से के करीब पहुंच जाएं जो 2 टीमों को डिवाइड करता है। इसे डेड जोन भी कहा जाता है। इससे विरोधियों के लिए समय पर आपके थ्रो से बचना कठिन हो जाता है। नंबर 5, कम दूरी का निशाना लगाओ, जिससे अगर आप चूक भी जाते हो तो आपकी बॉल पकड़ी नहीं जाएगी। याद रखें दोस्तों, स्मार्ट फेंकना है, हार्ड नहीं। नंबर 6, आखिरी बात, टीम के किसी साथी के पीछे कभी मत खड़े होना, क्योंकि इस तरह आप अपने विरोधी के डॉज को देख नहीं पाएंगे और फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। नंबर 5, मोनोपोली। मोनोपोली परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसके अनुसार किसी भी मुश्किल खेल में एक व्यक्ति आखिर तक सबको जमा कर लेता है, जिससे लगभग 20% लोगों के पास अन्य 80% लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप ह्यूग हेफनर भी बना सकते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नंबर 1, खेल की स्टार्टिंग में ही आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लें। इससे आपको एक बेस मिलेगा जिस पर आपको बिल्डअप करना है। रेलवे पर अपनी नजर रखें। यदि आप कम से कम 3 के मालिक बन जाएं तो ये बेशकीमती होगा। वाह भाई, क्या कहना। 3 से कम है तो यूजलेस है, लेकिन अगर आपके पास ये नंबर है तो आप बिना पैसा खर्च किए भी लगातार और पैसा बना सकते हैं। इससे आपके अपोनेंट के हारने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है और आपका पैसा किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, जो आपको खेल में जिता सकता है। नंबर 2, होटल्स के बारे में चिंता ना करें। जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी पर 3 घर बनाएं। नंबर 3, 2 यूटिलिटीज, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक कंपनी से हर कीमत पर बचकर रहना। ये केवल 2 ही होते हैं, जिसका अर्थ है आपके अपोनेंट के उन पर आने की प्रोबेबिलिटी कम है और पे आउट भी काफी टेरिबल है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ऑरेंज, लाइट ब्लू और रेड कलर में है। अब आप एक करोड़पति बनने वाले हैं। हालांकि ये किसी भी तरह से एक एक्सटेंसिव स्ट्रेटेजी गाइड नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर के किसी वीडियो में हो। नंबर 4, आर्म रेसलिंग। प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में हर एक अपोनेंट हाथ के अंगूठे को अंगूठे से ही पकड़ता है और अपने 4 आर्म्स को एक दूसरे के पैरेलल रखता है। कंधों और कोहनियों को टेबल के सेंटर में ग्रूव के सहारे एक लाइन में रखना चाहिए, जिस पर आपकी कोहनी को आराम मिल सके। चलिए आपको अपने बॉडी बिल्डर दोस्त को हराने के लिए कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। जब आप इस खेल को शुरू करें तो अपने पैरों को मजबूती से आगे रखें और अपने कूल्हे को टेबल के अगेंस्ट झुकाकर टेबल पर कोहनी टिकाएं। फिर अपनी रिस्ट को अपनी ओर खींचें। इससे अपोनेंट के 4 आर्म्स की ताकत तुरंत समाप्त हो जाती है और जब एक बार आप इसे जकड़ लेते हैं तो अपने पूरे शरीर के साथ झुक जाएं, ताकि आप अपने शरीर और हाथ की ताकत को एक साथ यूज कर सकें। अपने आप को और भी अधिक टेरिफिक एडवांटेज देने के लिए सबसे ऊपर की तरफ से झुकें और अपने अपोनेंट्स की 4 आर्म्स को उनकी कोहनी की तरफ से खोलने की कोशिश करें। इससे आपको मैक्सिमम लेवरेज मिलेगा और उन्हें बहुत ही कम, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्गर मसल्स को यूज कर रहे होंगे, मतलब आपके कंधे और आपके शरीर का वजन, तब उन्हें अपने बाइसेप्स को यूज करना होगा। इस एडवांटेज को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को इस तरह से मोड़ें कि आप उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में हो जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, लेजर टैग। सभी को पछाड़ना है तो पहले से ही युद्ध की तैयारी कर लो। थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को अपने स्कोर कार्ड के आंकड़े दिखाकर ये मानने को मजबूर कर सकते हैं कि आप ही टॉप डॉग हैं। नंबर 1, आरामदायक जूते पहने। देवियों, उन सैंडल्स को दूर रखना और ऊंची एड़ी के सैंडल्स के बारे में तो सोचना भी मत। इस खेल के लिए स्नीकर्स बेस्ट हैं।
नंबर 2, हमेशा मटमैले रंग ही चुनें। इसमें आपके जूते पहनना भी शामिल है। जरा सा भी लाइट कलर से आप आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नंबर 3, लेआउट जल्दी से समझ लें। कुछ स्पॉट आपको वेटेज देते हैं और कुछ कवर देते हैं। हालांकि स्प्रिंग के लिए अपर लेवल पर जाना बढ़िया रहता है। नंबर 4, अपने आप को टारगेट बनने से बचाने के लिए अगल बगल होते रहना चाहिए। नंबर 5, खेल में बच्चों की तरफ जाएं, क्योंकि हर हिट आपके लेवल को ऊपर उठाती है। नंबर 6, जब थ्रो डाउन का समय हो तो नॉन स्टॉप अगल बगल में इस तरह गोली मारें जैसे यहाँ टर्मिनेटर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा रहा है। अब आप तैयार हैं और अंत समीप है। नंबर 2, रॉक पेपर सीजर्स। इशारे केवल गैंग में ही नहीं होते। लोग सोचते हैं कि रॉक पेपर सीजर्स एक रैंडम गेम है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा साइंस लगाते हैं तो आप बाधाओं को जीतकर गेम अपने फेवर में कर सकते हैं। आमतौर पर लोग वुल्फिंग करके एक दूसरे को अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि यदि आप अभी एक राउंड हार गए हैं तो पिछले राउंड में जो कुछ भी अपोनेंट्स को हरा सकता था उसे थ्रो कर दें, क्योंकि कुछ अपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एक ही साइन को लगातार 2 बार थ्रो करते हैं। लेकिन इस तरह के अनुमान लगाने वाले खेल बेकार हैं। आपको केवल एक रूल याद रखना है। ऑड से पता चलता है कि यदि आप 3 में से बेस्ट के लिए पेपर चुनते हैं तो आपकी जीतने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसका रीजन है डबल फोल्ड। पहले आंकड़े बताते हैं कि पहले राउंड में महिलाओं की तुलना में पुरुष मजबूत रॉक को ही चूज करते हैं। इसके अलावा दोनों ही जेंडर सीजर्स को कम पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है यदि आप पेपर चुनते हैं तो आपको बीट करना बहुत अधिक मुश्किल होगा। याद रखिए, ज्यादातर लोग सेम फिगर को लगातार 3 बार थ्रो नहीं करते, इसलिए पेपर को 3 बार फेंको और दुश्मन का भेजा फ्राई करो। नंबर 1, पूल। नौसिखिए पूल प्लेयर 2 बड़ी गलतियां करते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि उन्हें कैसे दूर किया जाए और अपनी पूल प्लेइंग स्किल्स में निखार लाया जाए। पहला नियम है अपने इमोशंस को जानना। आपका कांपता हुआ हाथ या ओवर ईगरनेस अपोनेंट को आसानी से जीत दिला सकती है। इस रूल को और अधिक कॉन्क्रीट बनाने के लिए अभ्यास कीजिए। जब मुख्य खेल नहीं चल रहा हो तो आप 1-2 प्रैक्टिस स्ट्रोक भी ले सकते हैं। अपनी आंखों के खंजर से आपके खेल को घूरने वाले अपोनेंट पर ध्यान मत देना और अपना समय तब तक लेना जब तक कि आप काम डाउन होकर अपनी रिदम ना पकड़ लें। डिले करने के और भी कई तरीके हैं। एक कदम पीछे हटना, अपनी क्यू स्टिक को फिर से चेक करना या रेड बुल का दूसरा पैग लेना। इसके अलावा जब आप 9 बॉल्स को ब्रेक करते हैं तो एक पर ही सीधा निशाना लगाइए और 8 बॉल्स में दूसरी बॉल पर निशाना लगाओ। इससे 8 के सीधे सिंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्क्रू शायद और भी कॉमन है। हो सकता है कि आप हमेशा मिस क्यू करते हो, यानी आपका क्यू सफेद बॉल को सीधे हिट करने के बजाय फिसल जाता हो। ऐसा तब होता है जब आप सेंटर के बजाय क्यू बॉल पर बहुत ऊंचाई से हिट करते हैं और इसलिए फिसल जाता है। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि अपने अपोनेंट के थ्रू पंच करें, उन पर नहीं? आप शायद जो कर रहे हैं वो सफेद बॉल को हिट करने के तुरंत बाद रुक रहा है और आपका क्यू ऊपर की तरफ जर्क लगा रहा है। इसके बजाय एक लॉन्ग लाइन में थ्रो करें, भले ही आप गेंद पर स्पिन डाल रहे हों। इसके बोनस के रूप में आप पाएंगे कि इस तरह से बॉल क्यों तेजी से चलती है और इसमें अधिक स्पिन भी होती है। अब आप जेडाई मास्टर हैं। अपनी पावर का यूज अच्छे के लिए करें और मुझे ये बताने के लिए एक कमेंट जरूर करें कि आप इन ट्रिक्स को कैसे यूज करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।